ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब। पहले इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की और इलेक्शन के हवाले से जब इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा तो उसके अगर चीज़ों को बड़े बगौर पढ़ा जाए तो ऐसा लगता था कि ये इलेक्शन करवाने के लिए नहीं बल्कि रुकवाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए। अभी सदर आरिफ अलवी साहब ने एक और ख़त मरासला भेजा है और निगरां वज़ीर आज़म साहब को, और उसमें जो चीज़ें कही गई हैं वो किसी भी सूरत सदर साहब को कहना जेब नहीं देती, क्योंकि सदर जो है वो किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ज़रूर ऐसा है कि पाकिस्तान में सिर्फ सदर आरिफ अलवी नहीं और जितने हमारे सदर गुजरे हैं, चाहे उसमें आप ममनून साहब ले लें, आप आसिफ अली जरदारी साहब ले लें, तो अपनी पार्टी की तरफ एक झुकाव लगता है। अभी ऐसा लगता है कि सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ जितनी तनकीद है वो अपनी पार्टी को ये क्लियर करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और इस बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं जिसमें आरिफ अलवी का अपनी पार्टी के साथ रहना और उनके साथ वफा निभाने पे उनकी पार्टी वर्कर्स ने ही सवाल उठाए हैं। आगे जाहिर सी बात है टेन्योर जब ख़त्म होगा तो उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब को अपनी पार्टी की तरफ लौट के भी जाना है। ख़त क्यों लिखा गया, क्या वजूहात थी और इसके बाद क्या होगा, क्या कुछ होगा भी या नहीं होगा, या काकर साहब सिर्फ लफ्जी बातें करके आगे निकल जाएंगे। बहरहाल तारीख का हिस्सा ज़रूर होते हैं इस किस्म के खतूत जो हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद महमूद साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, सुना आपने मैंने जो सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से कहा, बात तो उन्होंने ठीक की है, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है और कहा है कि पीटीआई के खदशात को दूर किया जाए। ये खत फ़कत खत ही रहेगा या कुछ अमल दरामद भी आपको नज़र आता है कि होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने ना जो सवाल और पहले जो तमहीद थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कैचिंग। बड़ा आपने ना टू द पॉइंट बात की। देखिए, नॉर्मली होता ये था कि हमारा मुल्क इस वक्त जो चल रहा है ना, वो ना वो तीतर है ना बटेर है। ना हमें सदर की जरूरत है, ना हमें गवर्नर की जरूरत है, और एल्स ना हमें सर वजीर हमें आजम की निगरां जरूरत वजीर है। आजम की जरूरत है और ना हमें मैं वही इलेक्शन आपसे कमीशन कहना की चाह रहा जरूरत है। हूँ, या क्योंकि देखे ना, या तो आप पार्लिमानी फार्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं कुल्ली तौर पे, या यू स्टे एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के गवर्नर्स हैं उसके साथ। अच्छा भी ठीक है, हिमसेल्फ इज द प्रेसिडेंट, अपने चॉइस के वो लोग अपनी कैबिनेट को चूज करते हैं मुल्क चलाने सर, के लिए। ये कतई कलामी की माजरत, वो लोग जो इलेक्शंस की और जमहूरियत की बात करते हैं वो पहले 58(2) भी ख़त्म करने के बाद 68F पे बड़े खुश होने वाले, आज उसी पे ही आगे बातें लेके आ रहे हैं। आई एग्री विद यू। तो मैं ये समझता हूँ, पहले तो अगर आप पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, इसको छोड़े तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक की, किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ या डेमोक्रेटिक सोसाइटी के साथ, तो प्रैक्टिकली टॉकिंग वी स्टैंड नोवेयर इन द वर्ल्ड। एक मैं ये आपसे कहूँ। दूसरा हाल हमारा ये है, व्हाट टू टॉक ऑफ कि जी ग्लोबली, हमें तो रीजनली कोई नहीं पूछता कि रीजन वाइज हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या मुकाम है। नोबडी बॉदर्स अबाउट पाकिस्तान। और ये क्यों हुआ? ये ऐसा नहीं हुआ कि ओवर ए पीरियड ऑफ कोई 1 साल 6 महीने में 18 महीने में हुआ। ये इसके पीछे ऑलमोस्ट कोई 40-50 सालों की आपको दास्तान नजर आती है। और इसको आप कर लें 77 से या 88 से कर लें, 80 से कर लें, और फिर जो सिलसिला जैसे इस मुल्क में शुरू हुआ ज़ियाउल हक की तरफ से, और आज यानी आप ये देखें ना कि अगर आपको याद हो, यही अरब ममालिक, मिडिल ईस्ट के ममालिक की हम बात करते थे, वो पाकिस्तान को हर चीज के ऊपर ना सिर्फ ये कि कंसल्ट करते थे, पाकिस्तान की राय को अहमियत देते थे और पाकिस्तान की बड़ी बेटी जाती थी। और ये तमाम के तमाम, चाहे जरदारी साहब की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, इमरान खान की बात करें, इन सब ने मिल मिला के ये पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचा दिया कि इन अरब ममालिक के सामने पाकिस्तान की बिल्कुल कोई हैसियत नहीं रह गई। और मैं ये भी आपसे कहने को तैयार हूँ, एक आम पाकिस्तानी पढ़ा लिखा नौजवान या कोई खातून है, उनका आईक्यू लेवल इज ऑफ वेरी हाई क्लास। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क को जो लोग रूल कर रहे हैं वो डिजर्व नहीं करते कि जो वो इस मुल्क को रूल करें, बिकॉज दे आर दी वन कि आज उन्होंने इस हाल पे मुल्क को पहुंचा दी है। आप यकीन माने, आप ये बात कर रही हैं क्योंकि आरिफ अलवी साहब की बात की, आप यकीन माने कि इस वक्त मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करता हूँ, तो वो लोग जिनको कभी मैंने
सोचा नहीं था। वो कहते जी कि नहीं, वी डोंट वांट टू लिव इन दिस कंट्री एंड वी वांट टू लीव, वी वांट टू क्विट। हम ये नहीं अगर हो सकता, हमारे जितने बच्चे हैं, हम तो जिंदगी गुजार बैठे, हम अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये जो पिछले 50 सालों में मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही हैं, चाहे वो मिलिट्री हुकूमतें थी, चाहे वो सिविलियन हुकूमतें थी, दे ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आज पाकिस्तान अगर इस हालत को पहुंचा है, ये 50-55 साल की तारीख है, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। ये आज हम जहां पे खड़े हैं, और मैं ये सारी बातें आपसे इंतहाई दुखी दिल से मैं आपसे कर रहा हूं कि हम किस लेवल पे अपने आप को लेकर आ गए। व्हाट आर वी? यानी आपके 5-5 साल के जो प्लान थे, वो कोरिया लेके जाता था, वो मुख्तलिफ दूसरे ममालिक लेके जाते थे, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, और वेयर दे स्टैंड टुडे, और आज पाकिस्तान एक लिहाज से कहाँ खड़ा है। बिकॉज ये जिसको कहते हैं ना कि जिनको पैसे का लालच था, जो चाहते थे कि इक़्तिदार के अंदर आके सिर्फ उन्होंने पैसा कमाना है, पावर बेस को बढ़ाना है, वो ये सारे का सारा उन्होंने काम किया। मुझे आप कोई एक मिसाल दे दीजिए। आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, मैं बहुत गौर से, जिस दुखी दिल से आप कह रहे हैं, उसी दुखी दिल से मैं सुन रही हूँ। बड़े खामोशी से हमदन गोश हूँ मैं। नहीं, थैंक यू सो मच। और आप देखें ना, आप कभी तसव्वुर किया था कि ये स्टेज पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगी? आज आपकी फैक्ट्रीज बंद हैं, कारखाने बंद हैं, लोग बेरोजगार हैं। आप यकीन माने, जिस तरह इन्होंने बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, मैं यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, मैं ये बिल्कुल जिसको कहते हैं हल्फन, मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने अपने कारोबार बंद करने शुरू कर दिए, बिकॉज हमसे नहीं हो सकता। आप ये जो बातें कर रहे हैं, कता कलामी की माजरत मैं चाहती हूँ, ये जो इकोनॉमी हमें कुछ अरसे कॉस्मेटिक एक नज़र आ रहा था कि तब्दीली आ रही है, फिर हमने देखा कि डॉलर आगे जा रहा था, फिर अभी सुन रहे हैं कि आगे मज़ीद बेहतर हो जाएगा, वो कुछ दिनों का एक मसला है। ये तो हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ कायम हैं, कहाँ इतना वर्क कर रही हैं, कहाँ हम अपनी क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं कि हम ये जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, डॉलर ठीक हो जाएगा, IMF से राब्ते हमारे ख़त्म हो जाएंगे, हम तमाम कर्जे की किस्तें अभी तक तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा क्या ग्रोइंग पॉइंट है, हमारे पास ऐसा क्या है कि हम अपने मुस्तकबिल को ये कह सकें कि जनाब ये चीज़ है जो पाकिस्तान को बेहतर कर सकती है? आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखें, जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है, यानी इनके दोनों के, जहां जिस मुल्क के अंदर काले पैर ये पड़ते हैं इनके, उस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं। हकीकत में मैं आपको ये बताऊं, अगर किसी को ये खुशफहमी है कि नहीं हम अब देखें ना, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जी हम IMF से रिक्वेस्ट किया है कि नहीं, हमें कर्जों की जरूरत है, तो आप इसके अंदर हमें हेल्प आउट करें। भाई IMF ने तो आपकी वैसे कब्र खोद दी है इस पाकिस्तान की, और IMF से आप क्या मांगते हैं? यानी आप ये देखें, हम कहते हैं वी आर दी सॉवरेन कंट्री, और IMF को हमारा बजट पेश होने से पहले जाता है जी कि दीज आर द फिगर्स, आप इसको अप्रूव करें। IMF उसके अंदर चेंजिंग लेकर आता है, वही चेंजिंग आप अपने मुल्क के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और उन्होंने कर्जा देना था, IMF ने उनको किस्त बनती थी, उसके लिए उन्होंने सारी शराइत इस शहबाज शरीफ की या PDM की गवर्नमेंट से मंजूर करा ली। कर्जा नहीं मिला, लेकिन उसकी वजह से सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई। आज जो हम सफर कर रहे हैं, ये याद रखें, 1 घंटे पहले सर इसके हमारे गैस के नर्ख भी बढ़ गए। मैं एक और आप चर्चा करूं। जी सर, 200% जो है गैस के नर्ख बढ़ा दिए। मतलब वी आर रूल्ड बाय सच शेमलेस पीपल कि इनको एक रत्ती बराबर कोई शर्म नहीं आती कि भाई 172% आपने सुई गैस के नर्ख बढ़ा दिया। व्हाट अ शेमलेस एक्शन जो कि इस इंटायर गवर्नमेंट ने किया एक लिहाज से, नेचुरल को पूछने वाला नहीं है। एंड द रीजन इज कि अगर आपने 8,500 अरब सालाना सिर्फ सूद अदा करना हो कर्जों के ऊपर, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ये इस तरह की आप करेंगे और आवाम को आप खत्म कर देंगे। मैं आपसे अर्ज करूं, ये सब का सब भी ये इस पीपल्स पार्टी और नून लीग के दिए हुए तोहफे हैं। जो आप बिजली का जो यूनिट है वो 65-70 रुपए जो है वो एक यूनिट का चला गया है। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा। आप यकीन माने, पूरी दुनिया के अंदर कोयले के प्लांट खत्म हो रहे थे, कोयले से बिजली बनना खत्म हो रही थी। हमने चाइना से कहा नहीं जी, चाइना तो अफसर जैसा भी है, उन्होंने तो तिजारत करनी है, कारोबार करना है, और उनके प्लांट को साफ सुथरा करके आप सोचिए 1600 एकड़ पे इन्होंने साहिवाल पे, जहां पे पूरे साल में 4 फसलें वो जमीनें देती थी, उन फसलों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। आप क्या बात करते हैं? ये कौन किया? ये इसने पीपल्स पार्टी ने और ये नून लीग ने मिल मिला के सारे के सारा किया है।
आईपीपीज की आपसे ढकी छुपी तो नहीं है, ये सारी आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी कि आईपीपीज ने कैसे पाकिस्तान को डैमेज किया है। नो वन बॉदर्स, नो वन टेक्स एनी एक्शन। और आप ये देखें, ये कहते थे हम 11,000 मेगावाट बिजली इंडक्ट की है पाकिस्तान के इस बिजली के सिस्टम में, और वो कौन सी बिजली थी? वो जो फर्नेस आए सर हमारे साथ ही रहिएगा। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि चीज़ें जो ख़राब हुई हैं, ना जाने ये अब सियासी पार्टीज की तरफ से हुई हैं या उन लोगों की तरफ से हुई हैं जो एक जमहूरी अमल में बीच में आके चीज़ों को तहस नहस करते हैं। मेरे साथ एक सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, जीडीए से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। लाइन थोड़ी सी जी। सफदर अब्बासी साहब की लाइन में थोड़ा सा डिसऑर्डर आ रहा है, क्या बात हो सकती है? ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं असद महमूद साहब की तरफ से। असद महमूद साहब, मुद्दा तो वहीं पे है। आपने कहा कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो होती हैं। अभी जो सदर आरिफ अलवी साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात गए हैं काकर साहब के पास, आप क्या समझते हैं कि इसका कोई अमल निकलेगा, कोई वजह सामने आएगी कि कोई बेहतरी आ रही है? और फिर वही पीटीआई है जो अभी तक सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन साहब हैं उनके खिलाफ जा रही थी और बड़े बयानात थे, लेकिन उनके पास कोई वे आउट नहीं था, तो आज उन्हीं के पास वो पहुंचे हुए हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। किस तरह से आप देखते हैं पीटीआई का मुस्तकबिल, और क्या फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से? पीटीआई को भी एक लिहाज से अपने इनवर्ड झांकना तो चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी की लाइन कौन सी ले ली, अपने यंगस्टर्स को किस लाइन पे चढ़ा दिया। नाइन्थ में कोई ढकी छुपी चीज नहीं है ना। पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क आप मुझे कोट कर दें कि अपने ही लोग अपने ही मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशन से हमलावर हो जाएं। एब्सोल्युटली इसकी कोई जस्टिफिकेशन हकीकत में मैं आपको ये बताऊं कि नहीं है। और सो मच सो इमरान खान को उसके ऊपर भी अपोलोजाइज करते हुए भी आप उठते कि शायद आई हैव येट टू सी। मकसद कहने का सिर्फ ये है कि कम अज कम आप इन सारी चीजों को मैं समझता हूँ कि देखने की जरूरत है। और यकीन माने इसको भी चले आप साइड पे कर दें, ये आप आरिफ अलवी साहब को भी साइड पे कर दें। इस मुल्क के अंदर आप पूरे मुल्क में घूम के देख लें, किसी शख्स के चेहरे पे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब कोई खुशी नजर नहीं आएगी, कोई हंसी नजर नहीं आएगी, कोई अपने मुल्क की बेहतरी या मुल्क का मुस्तकबिल को अच्छा किसी को नजर नहीं आता। और हर बंदा मतफक्कर है, हर शख्स परेशान है कि भी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, व्हाट इज गोइंग ऑन। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, यानी आप ये सोचने की बात तो है ना कि नवाज शरीफ को लेकर आए हैं, ही वॉज कन्विक्टेड क्रिमिनल, इंस्टेड कि ही शुड हैव बीन सेंट बिहाइंड द बार, ही वॉज गिवन वीआईपी प्रोटोकॉल। ये आपकी अदालतों के अंदर सारे के सारा होते हुए व्हाट कैन यू से? तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो गई कि भाई हाँ, एक को अंदर डाल दिया आपने, दूसरे को वो कहा जी आप आजाद हैं, जो दिल करते रहें। तो आप से के इट्स नॉट, आई फील सॉरी ये सारी बातें मैं आपसे करते हुए भी, बट अनफॉर्चुनेटली ये कुछ हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। आप ये देखें ना, आसिफ अली जरदारी हो गए या फिर नवाज शरीफ उनकी फैमिली हो गई, अरबों की नहीं खरबों की जायदादें इनकी बाहर हैं। भाई ये इनके पास पैसा आया कहाँ से? कोई पूछे तो सही इनसे। एवन फील्ड की जो फ्लैट्स हैं जिनमें इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि नहीं इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हीं फ्लैट के अंदर ये शख्स रह रहा है। तो ये आए कहाँ से? ये पैसा एक लिहाज से किधर से आया है? बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब का, बहुत तफसील से बात की। उस पर हम एक जुमला ही कह सकते हैं, वरना बाइस होने का कोई मोहर लग जाएगी। मेरे प्रोग्राम में हम कोई बाइस नहीं होते, लेकिन ये बात बाकी ठीक है। इतने जलसे जुलूस, इतनी टिकटें बांटी जा रही हैं, बड़ी सियासी अमल जा रही हैं पंजाब में, लेकिन सारी चीज़ें जो की हैं, जो बेहतरी के काम है, वो नून लीग ने किए हैं और सब कुछ उन पे सहरा जाता है। उसकी सारी प्लानिंग्स आपको बताते हैं। नहीं पता होता तो यही नहीं पता होता इनको कि एवन फील्ड जो फ्लैट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, वो किन पैसों से आए हैं, वो किसके, वो ही नहीं पता होता। और बिल्कुल सही कहा असद महमूद साहब ने, रह भी उसी में रहे। बहरहाल तारीख याद रखेगी। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब ने। आपका ताल्लुक नून लीग से है। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मैडम। सर इस वक्त जो आपकी पार्टी की सूरत हाल है, टिकटें भी दी जा रही हैं और नई तरह से प्लानिंग्स भी हो रही हैं। सिंध में जो एक सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, एक इत्तेहाद आपका बन रहा है दूसरे स्टेक होल्डर से, पीपल्स पार्टी उसमें कहीं पे भी नहीं है। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से आपकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं?
देखिए मैडम, प्रॉब्लम यह है कि जब इंतखाबात का वक्त नज़दीक आता है तो लामाला हर सियासी जमात को इस बात का इख्तियार है कि वो जिन हमशाल जमातों के नज़दीक जाने चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो इनका लेकर आएगा। पर उनको ये तय करना है कि क्या सिस्टम होगा, क्या तरीकाकार होगा। इसी तरह मेरी अपनी इतलात के मुताल्लिक नज़र है, पीपल पार्टी अपनी जगह पे छोटी जमातों से वो भी राब्ते की कोशिश में है। जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान है, मुझे अंडरग्राउंड जो ये है कि पीपल पार्टी वहाँ पे फिर ट्राई कर रही है, PTI का जो ग्रुप है उससे भी उनकी बात हो रही है। तो इंतखाबात के दौरान साहिब के एहसास बनते हैं और बाज़ औक़ात बड़ी जमातों के दरमियान भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन बड़ी जमातों के दरमियान प्रॉब्लम ये होता है कि टिकटों की तकसीम का जो तरीक़ाकार है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। छोटी जमातें जब की जाती हैं, असल इनकम है तो वो कराची सिंध की हद तक है और ज़ाहिर है कि ज़्यादा कराची की हद तक है, और कराची के हद तक ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून को भी दूसरी जमात की सपोर्ट हासिल है, और सिंध के अंदर पीपल पार्टी की पोजीशन अदरवाइज है। इन हालात में आप ये देखें कि अगर इस टाइप की कोई कोशिश हो रही है, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ ने अभी एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं की, लेकिन जो जो इलेक्शन का वक्त नज़दीक आएगा, बड़ी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जो बिल्कुल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, वो मुमकिन है अगर वो एक दूसरे के खिलाफ बात भी करें, लेकिन कल मिसाल के तौर पर इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद कोई पार्टी मेजॉरिटी साबित नहीं करती, तो क्या हम सियासी जमातों के दरमियान। अच्छा सर, आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। सिंध तो चले एक तरफ, एक है सिलसिला जुनूबी पंजाब के हवाले से, क्या आप कहते हैं कि आपकी पार्टी किस हद तक स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे? मैंने ये सवाल नहीं समझा, रिपीट कर रही हैं? सर, जुनूबी पंजाब के हवाले से स्पेशली मैं क्वेश्चन आपसे करना चाह रही थी कि आपकी पार्टी किस हद तक स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे? देखिए, जुनूबी पंजाब में, पंजाब के इलाके में जो भी सूरत हाल हो, मुस्लिम लीग नून की एक अच्छी पोजीशन है, और जो इस्तेकाम पाकिस्तान बना है वो दोनों आदमी इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं। अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब जो PTI के नज़दीक अब जाने की पोजीशन में नहीं रहे, तो लामाला कल इंतखाबात में वो कुछ सीटें लेते हैं, सूबाई असम्बली में भी लेते हैं, कौमी असम्बली भी लेते हैं, और मरकज में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग तो कर सकते हैं ना किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मैंने जो पिछले दिनों में ज़्यादातर देखा तो उन्होंने एक शो किया, जलसे में लोग आ जाते हैं, हर एक जलसा तकरीबन किसी हद तक कामयाब भी हो सकता है, लेकिन कल पंजाब में चूँकि इस्तेकाम पार्टी है, वो अपना पूरा जोर जनूबी पंजाब के उन इलाकों में दे रहे हैं जो तकरीबन सराकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ वो कोशिश करेंगे कि कोई सीटें हो जाएं, इस पोजीशन में आ जाएं कि कल मरकज में जो आदमी हुकूमत बनाता है, कि पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाती है, नेगोशिएशन के जरिए वो मरकज में हिस्सेदार बन सकते हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि काफ लीग वाला किरदार अदा कर सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? जी, आप ये समझते हैं कि काफ लीग की जो पोजीशन पहले माजी में रही है वही इस्तेकाम पार्टी की पोजीशन हो सकती है? मुझे तो यही फिलहाल यही नजर आता है, लेकिन आने वाले वक्त में पब्लिकली इन पार्टियों को कितना रिस्पांस मिलता है, पाकिस्तान के लोग कितना इनको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप ये देखें कि जैसे इनकम वाले गए, मुस्लिम लीग नून से उनका इत्तेहाद हो गया, ये जानते हुए ही गए ना कि वो मिल के इलेक्शन लड़ने चाहते हैं, शायद वो पीपल पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा इंप्रेशन ये भी हो सकता है कि शायद मरकज में फलां जमात हुकूमत बना रही हो, तो छोटी पार्टियाँ उस अंदाज में अपने आप को इत्तेहाद की तरफ लेके जाते हैं ताकि कोई ना कोई शेयर उनका ना तय हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर अभी कोई गठजोड़ आपने बहुत कम देखा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा गठजोड़ नज़र आता है इन फ्यूचर में। इलेक्शन से पहले आप देखेंगे कई जमातें एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगी, एक दूसरे से इत्तेहाद करेंगी,
क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि जिन इलाकों में वो अपने आप को कमजोर समझती है। सर मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ, पंजाब में क्या आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी, पंजाब में आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? मेरा अपना अंदाजा यह है कि पंजाब में फिलहाल आपको किसी की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट है अपना इंटैक्ट है, और मियाँ साहब के आने के बाद ये जलसे जुलूस जब शुरू होंगे तो एक अंदाजा हो जाएगा आपको। इस तरह 11 तारीख को जो नेशनल जो इनका काउंसिल है उसका इजलास था, लेकिन पंजाब के मौसम की वजह से वो आज उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो ये भी अपने नेशनल काउंसिल का इजलास बुलाने का मकसद ही यही होता है कि अपनी पार्टी के लोगों को वो कहें कि भाई अपने आप को एक्टिव कर लें। और जिस तरह सिंध के अंदर एक तब्दीली आई है, बशीर मोहम्मद साहब को आपने सिंध का सदर बना दिया और शाह मोहम्मद शाह साहब को अपने मरकज में नायब सदर ले लिया। पार्टी के अंदर तब्दीली करना, ये देखना कि कौन आदमी किस सूबे में ज्यादा असर अंदाज हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी का जो ये फैसला है बशीर मोहम्मद साहब की हद तक वो सही है, क्योंकि उनका एक अपना असर और सूख है और पार्टी को बेहतर अंदाज में वो मामले को आगे लेके जा सकते हैं। मीनार पाकिस्तान में जो जलसा हुआ था, सिंध से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मेरे अपनी इतलात के मुताबिक गया। बहुत शुक्रिया एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद थे। जो सिनेरियो में नज़र आ रहे हैं साफ साफ आपके सामने पिक्चर क्लियर है, आवाम को भी पता है कि किस पार्टी को आगे लाया जाएगा और किस पार्टी के पास जो है हुकूमत जाएगी। जब इतनी श्योरिटी होती है, जब आपको पता होता है कि अगली हुकूमत किसकी आने वाली है, तो जो हम इकोनॉमी पे रो रहे हैं और एक एक रुपया हम अपने बचाने का सोच रहे हैं, डॉलर्स में हमारे मसाइल हैं, हम यहाँ से किसी को निकाल भी रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी फिर अरबों रुपए इलेक्शन में ज़ाया करने का क्या जवाज़ बनता है? जब आप किसी को सामने लाने के बाद ये जनाब कहते हैं कि फ़लाँ श्योरिटी है कि फ़लाँ को वज़ीर आज़म बनना है, फ़लाँ को सदर बनना है, फ़लाँ सूबे में फ़लाँ की हुकूमत होगी, तो फिर ये वोटिंग का सवाल क्या बनता है? बहरहाल दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई ही मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।